शाम हो चली थी, सभी हाल में बैठे हुए थे। तभी जानवी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और वहीं पर आन्या, कीर्ति, प्रिया भी सभी आ जाते हैं। चाय पीते ही चाय की घुट लेते हुए दादी बोलती है, अरे वो ये तो बहुत टेस्टी चाय बनाई है आपने। ये सुन जानवी बोलती है, हाँ क्योंकि मैं बचपन से खाना बनाते आई हूँ, इसलिए मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और साथ में चाय। मेरे हाथ की तो चाय की तारीफ मेरे पापा भी मेरे भाई भी दोनों ही करते हैं। उसकी यह बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी पृथ्वी जी वहां पर आकर बैठते हुए बोलते हैं, बेटा आन्या बता रही थी कि आपको फैशन डिजाइनर बनना है और आप राजवंश ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं। ये सुन जानवी एक्साइटेड होते हुए, हाँ अंकल हम चाहते हैं राजवंश कारपोरेशन में काम करना। ये तो हर किसी का सपना होता है और हम तो बहुत खुश हैं। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी विभा बोलती है, तो फिर आप कल से ही जाकर देख लीजिए। तभी वहां पर रोहन आते हुए, आंटी मुझे लगता है कि आपको राजवंश कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ी जानकारी कम है। ये सुन विभा उसे देखते हुए, कौन सी जानकारी रोहन। ये सुन रोहन वहां पर बैठते हुए, वहां पर किसी भी अरे गहरे को ऐसे ही नौकरी नहीं दिया जाता है, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के। उनकी काबिलियत पर ही उनको नौकरी दी जाती है या फिर उन्हें प्रैक्टिस के लिए रखा जाता है। उनमें कुछ तो होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी कहेगा मुझे फैशन डिजाइनर बनना है और उसे राजवंश कॉर्पोरेशन रख लेगा तो ये बहुत बड़ी भूल है। तभी जानवी चिढ़ते हुए बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास मेरी पढ़ाई है। ये सुन रोहन उसका मजाक उड़ाते हुए, मिस शायद आपको पता नहीं राजवंश कॉर्पोरेशन में बिना किसी डिग्री के भी एरा गैरा कोई भी आ जाए, पर यदि उसके पास टैलेंट है तो हर किसी को नौकरी दिया जाता है। शायद इसीलिए आज हमारी कंपनी इतनी ऊपर है, क्योंकि वहां पर डिग्री नहीं टैलेंट चाहिए। उसकी यह बात सुन जानवी उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। तभी आन्या वहां आते हुए बोलती है, देवर जी मेरे हिसाब से आप मेरी बहन को कम आंक रहे हैं। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि वो मेरी बहन है। ये सुनते ही रोहन खिसियानी हंसी हंसते हुए, भाभी जी इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि वह आपकी बहन है। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। वहीं आन्या ना समझी में देखती है तो जानवी आन्या से धीरे से कहती है, दी इसने हमारे साथ आपकी भी बेइज्जती की है, इसने इनडायरेक्ट बोला है कि आपको कुछ नहीं आता है। ये सुनते ही आन्या रोहन को बुरी तरह से घूरने लगती है और घूरते हुए बोलती है, लगता है आपके लिए मुझे देवरानी जल्द ही लाना होगा, वो क्या है ना आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सुन रोहन बोलता है, अरे हम तो कब से चाहते हैं कि आप हमारी घरवाली ले आए। आप ही है जो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो जाए तो मेरा भाई भी मेरे ऊपर कुछ ध्यान दे दे। ये सुन आन्या उसे घूरते हुए बोलती है, तो तुम इनडायरेक्ट ये कहना चाहते हो कि मेरे वजह से आदित्य तुम पर ध्यान नहीं देते। रोहन वहां से धीरे से उठते हुए बोला, वाह भाभी जी आप तो कितनी समझदार हो गई है। ये सुनते ही आन्या वहीं रू रखे कुशन को उस पर खींचकर फेंकने लगती है और रोहन भागकर विभा के पीछे छुप जाता है। तभी दादाजी की घूरती हुई नजरों से कड़कती आवाज में रोहन से बोल पड़ते हैं, बस करो, मेरे बहू को परेशान करना बंद करो। वो तुमसे तो ज्यादा ही समझदार है, लेकिन तुम्हारा तो दिन पर दिन आदित्य की तरह ही जवान के तीखे होते जा रहे हो। ये सुनते ही रोहन मासूम सा फेस बनाकर, क्या दादाजी मैं कहाँ कोई जवान का तीखा हूँ, मैंने तो जो बोला सच बोला। तभी जानवी बोलती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं डेमो इंटरव्यू देने के लिए सब तैयार हूँ और यदि मैं इसको क्वालिफाई की तभी मैं राजवंश कॉर्पोरेशन में जाऊंगी। यह बोल रोहन को घूर अपना चाय पीने लगते हैं। तभी रोहन मन ही मन बोलता है, आओ आओ आओगी तो मेरे ही अंदर में, आखिर राजवंश कॉर्पोरेशन का कर्ताधर्ता में जो हूँ। वैसे भी वो तुम्हारा राक्षस भाई बहुत डरा कर मुझे रखा है, अब सारा बदला तुमसे चुन चुन कर लूंगा। ये बोल उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ पीयूष के घर, पीयूष अब तक घर पहुंच चुका था और अपने कमरे से निकल डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोलता है, माँ निम्मी किधर है, वो दिखाई नहीं दे रही है। ये सुन नीलिमा बोलती है, उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो रूम में सोई हुई है। ये सुन पीयूष परेशान भरी टोन में बोलता है, क्या हुआ उसे। तभी नीलिमा बोलती है, आज कॉलेज में ही उसकी तबीयत ठीक नहीं था, राहुल उसे छोड़ने के लिए घर पर आया था, नींद में थी। यह सुनते ही पीयूष परेशान होते हुए वो उठकर उसके कमरे में जाने को होता है तो नीलिमा बोलती है, रहने दो ना, आराम करने दो, उठेगी तो खुद खाना खा लेगी। ये सुन पीयूष को भी लगता है कि शायद थकी हो और वैसे भी नींद में पीयूष उसे उठाता है तो वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है, इसलिए वो उसे चिड़चिड़ाना नहीं चाहता था और बैठकर खाना खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आशिमा के फ्लैट में घर का डोर बजता है। आशिमा जो खाने को टेबल पर ही रख रही थी वो बोलती है, इतनी रात को कौन हो सकता है, नेहा जाकर पता करो। नेहा बोलती है, यार मुझे डर लग रहा है, कहीं रात को कोई चोर गुंडा तो नहीं होगा। ये सुनते ही वो उसे घूरती है और खुद जाकर डोर खोलती है। डोर खोलते ही सामने खड़े शख्स को देख वह हैरान होकर 2 कदम पीछे हो जाती है। वो शख्स दीवार से टेक लगे उसे ही देख रहा था। तभी नेहा बोलती है, कौन है आंसू। ये बोल वह जैसे ही सामने अधीरा को देखती है तो वह डरकर आशिमा के पीछे छुप जाती है। आखिर रिपोर्टिंग लाइन में होने के साथ साथ बहुत सारे केस में उसने इस इंसान का चेहरा भी देखा था और उसे जानती भी थी। उसे इतना पता था कि माफिया गैंग लीडर का ये बहुत बड़ा नाम है और सामने इसे देखकर वो डरते हुए आशिमा से बोलता है, आशी तुरंत पुलिस को कॉल करो।
हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? वही आशिमा तो सिर्फ अधीरा को देख रही थी और अधीरा सिर्फ आशिमा को। थोड़े देर बाद वो उसे घूरकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही अधीरा अंदर घुसकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ये देख नेहा को तो डरकर हालत खराब हो जाता है। तभी आशिमा डोर बंद कर देती है। ये देख नेहा मन ही मन बोलती है, क्या ये पागल हो गई है? वही अधीरा टेबल से खाना निकाल अपने थाली में रख चुपचाप खाना खाने लगता है और खाते खाते लगभग आधे से ज्यादा खाना ही खत्म कर देता है। ये देख नेहा का मुंह रोने जैसा बन गया था और वह रुआंसी आवाज में बोलती है, हेलो गैंगस्टर, क्या तुम यहाँ खाना खाने के लिए आए हो? ये सुन अधीरा उसे घूरकर देखता है तो वो चुप हो जाती है। जब से आशिमा अधीरा की लाइफ में आई थी तब से उसने उसमें बहुत सारी चेंज आई थी। नहीं तो जो बात बात पर इंसान को तबाह कर देने वाला हो, जो बिल्कुल भी अपने से ऊंची आवाज बात करने वाला लोग पसंद नहीं थे। पर आशिमा के साथ रहते रहते उसका मन काफी हद तक शांत हो चुका था। आशिमा कुछ नहीं बोलती और नेहा को अपने साथ खींचकर टेबल पर बैठा देती है और उसे खाना परोस खुद भी खाने लगती है। नेहा को तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो आशिमा से कुछ खाने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, तभी आशिमा बोलती है, ही इज माई हस्बैंड। ये सुनते ही नेहा को तो जैसे चक्कर ही आने वाला था। वो तो गिरते गिरते खुद को संभालती है और वह हकलाकर फिर से कुछ पूछने की होती है कि उसे अधीरा की घूरती नजर खुद पर पड़ती है, तो वह अपने थाली को उठाते हुए बोलती है, वो मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में खाकर आराम करूंगी, आप सभी कंटिन्यू करो। ये कह वो बिना देरी लगाए अपने कमरे में भाग जाती है। वही आशिमा खाना खाकर चुपचाप अधीरा को देखती है और कुछ पूछती नहीं, पर उसे अधीरा की हालत देखकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अधीरा की आंखें इतनी लाल थी जो साफ साफ बता रही थी वो कितनी रातों से ढंग से सोया नहीं है। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, ये जानते हुए भी कि अब अधीरा को उसकी आदत हो गई है, शायद उसको भी। अधीरा उसके लिए कितना पॉजेसिव है, पर अधीर ने हमेशा उसके हर बात का मान रखा। वो कुछ नहीं पूछती और एक गहरी सांस लेकर अधीरा के खाना खाने के बाद वो किचन में चली जाती है। किचन में सारे बर्तन को वॉश बेसिन के अंदर रख किचन को पोंछ रही थी, वैसे ही उसे अपने कमर पर कुछ फील होता है और गर्दन पर गर्म गर्म सांसें। यह महसूस होते ही असीमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कुछ बोलने की होती है कि अधीरा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो आशिमा के कमरे तक चला जाता है, क्योंकि एक कमरे में तो नेहा गई थी और वहां दूसरा कमरा ही बचा था। अंदर जाकर पैरों से दरवाजा बंद करता है और आशिमा को बिस्तर पर छोड़ उसके ऊपर आ जाता है और बिना कोई वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख डीपली किस करने लगता है। उसके किस में एक तड़प थी, एक जुनून था, एक चाहत थी। आशिमा पहले एक दो बार रोकती है, कुछ बात करना चाहती थी, पर अधीरा फिलहाल में उससे कोई भी बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो भी धीरे धीरे ही अधीरा का साथ देने लगी। कुछ ही देर में एक दूसरे में गुम हो चले थे। लगभग 10 मिनट के 10 मिनट किस के बाद अधीरा अपने नजर उठाकर आशिमा को देखता है जो गहरी सांस लेकर हाँफ रही थी। ये देखते ही वो उसके चेहरे पर हाथ रख उसके माथे को चुम बोलता है, आई मिस यू। ये सुनते ही आशिमा भी झट से उसके गले लग जाती है और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बोलती है, आई मिस यू टू। अधीरा आशिमा की आंखों में देखते हुए वो आशिमा के खुली गर्दन को देखता है। आशिमा जिसने इस समय सिर्फ एक स्ट्रिप वाली नाइटी पहनी हुई थी और ऊपर से ओवरकोट था, पर अधीरा के एग्रेसिव प्यार से वह ओवरकोट उसके ऊपर से खिसक गया था। उसकी पतली गोरी कंधे और कॉलरबोन को देख उससे रहा नहीं जाता और वह झुककर अपने सुलगती हुई होठों को उसके गर्दन पर रख चुमने लगता है। यह महसूस करते ही आशिमा के हाथ अधीरा के बालों में कस जाते हैं और एक हाथ उसके पीठ पर। कुछ देर में दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी दूरी को मिटाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके कपड़े चारों तरफ बिखरे होते हैं और सिर्फ कमरे में उनकी सिसकियां ही पूरे रूम में गूंज रही थी, जो अधिराज के प्यार का गवाह था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य दिनकर इस समय अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठकर कुछ काम कर रहा था। वहीं आन्या कब से कमरे में इधर उधर घूमकर परेशान हो रही थी कि कब आदित्य अपने लैपटॉप से नजर उठाकर उसे देखे। दरअसल आदित्य इस समय सभी लोगों से मीटिंग कर रहा था। ये यूएसए के क्लाइंट थे और वहीं आन्या इधर उधर घूम रही थी और उसे देख गुस्से में बोलती है, आदित्य आपको पहले मेरी बात सुननी चाहिए, आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद इन अंग्रेजों से खिटपिट करिए। ये सुनते ही जो लैपटॉप पर बैठे या यूं कहा जाए वीडियो कॉल में जो सभी थे, आन्या की बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हिंदी की तो नॉलेज थी। ये सुन आदित्य उसे घुरता है और फिर उन सभी को देख बोलता है, मीटिंग ओवर, हम बाद में मीटिंग करते हैं। ये बोल लैपटॉप बंद कर आन्या की तरफ देखता है जो मुंह फुलाए खड़ी थी। ये देख वह आन्या को खींचकर अपनी गोदी में बैठा लेता है। गोदी में बैठने के बाद वो उसे देख उसके बालों को जो पूरे चेहरे पर उसके बिखरे हुए थे उसको समेट कर पीछे करते हुए बोलता है, क्या बात है मेरी झांसी की रानी, इतनी क्यों परेशान है और इतना गुस्सा? ये सुन आन्या बोलती है, ये गुस्सा मुझे रोहन पर है, रोहन बहुत बुरा है। अपने बीवी को किसी छोटे बच्चों की तरह कंप्लेंट करते देखा। आदित्य की हंसी छूट जाती है। उसको हंसते देख आन्या गुस्सा होते हुए, क्या आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये सुनते ही आदित्य नाम में सिर हिलाते हुए, मेरी इतनी मजाल जो मैं मिसेज राजवंश का मजाक उड़ा सकूं।
ये सुन आन्या चुप हो जाती है, पर जैसे ही कुछ सोचती है वो आदित्य के सीने पर मारते हुए बोलता है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तभी आदित्य बोलता है, ओ मुझे तो लगा था कि तुमको नहीं पता है। चलो अच्छी बात है। ये सुन आन्या उसे घूरने लगती है तो आदित्य हंसते हुए उसके गालों को पकड़ प्यार से उस पर किस करते हुए बोलता है, अच्छा बाबा बताओ क्या बात है? ये सुन आन्या बोलती है, जानवी को आपके कॉर्पोरेशन में काम करना है। उसका फैशन डिजाइनर बनने का शौक है और वह अपनी पढ़ाई भी करती रहेगी। और वह रोहन का बच्चा बोलता है कि ऑडिशन देना होगा और डेमो देना होगा। अब आप ही बताइए क्या ये सब जानवी भी करेगी? ये सुन आदित्य अपने होठ उसके गर्दन पर चला रहा था। ये देख आन्या अपने बातों से भटक रही थी, पर तभी वो आदित्य को दूर करते हुए बोलती है, आदि प्लीज, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये सुनते ही आदित्य उसके चेहरे को देख अपने मदहोशी भरी आंखों से देख बोलता है, रोहन सही कह रहा है, हमारी कंपनी में ऐसे किसी भी लोगों को नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये सुन आन्या उसे घूरने लगती है तो आदित्य उसे थोड़ा और करीब कर उसके होठों को धीरे से चूमते हुए बोलता है, पर यदि जानवी में टैलेंट है तो वो खुद इंटरव्यू देकर उसमें एडमिशन ले लेगी। तुम्हें जानवी पर भरोसा नहीं है कि वह अपने टैलेंट के दम पर वो कॉर्पोरेशन में अपनी जगह बना सकती है? ये सुनते ही आन्या सोचती हुई, हाँ हमें जानवी पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही आदित्य उसे गोद में उठाते हुए बोलता है, तो फिर इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? फिर कुछ सोचते हुए रोहन की शिकायत करते हुए बोलती है, पर मुझे रोहन को सबक सिखाना है, वह मेरा बहुत मजाक उड़ाता है। ये सुनते ही आदित्य उसे बिस्तर पर लेटा उसके ऊपर आते हुए बोलता है, ओके हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। ये बोल वो उसके गर्दन पर फिर से किस करने लगता है और उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियों को फंसाकर काफी प्यार से उसे किस करने लगता है। उसके ऐसा करते ही आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही आदित्य काफी देर तक उसके गर्दन से होते हुए उसके गाल होठ पर अपने प्यार की मोहर लगा रहा था। आदित्य के होठों की छुअन अपने होठों पर महसूस करते ही आन्या के अंदर तक मदहोशी से भर जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ को आदित्य के हाथ से छुड़ाकर उसके पीठ पर चलने लगती है। एक लंबी किस के बाद आदित्य आन्या को देखता है जो गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे ही देख रही थी। आदित्य अपने शर्ट के बटन को खोल शर्ट को वहीं पर रिमूव कर देता है और धीरे से लाइट्स को नाइट बल्ब जलाता है और आन्या को खींचकर बैठाकर उसे अपने बाहों में भर उसके बालों को पकड़ फिर से किस करने लगता है। किस करते हुए धीरे धीरे वो उसके नाइट गाउन को उतारकर अलग कर अपने हाथ को उसके बॉडी पर मूव करने लगता है। आन्या भी अपने हाथों को लगातार आदित्य के खुले सीने पर चल रही थी। धीरे धीरे ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। आदित्य और आन्या के बचे कपड़े भी रिमूव हो जाते हैं। वही एक चादर के अंदर दोनों ही किसी जोड़े की तरह एक दूसरे से लिप्त एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आदित्य और आन्या की लाइफ काफी हद तक एक अलग ही दिशा में जा चुकी थी। उनका ये पल आने वाली जिंदगी में क्या मोड़ लेने वाली थी, इससे वो बिल्कुल भी अनजान थे। कितने समय बाद दोनों ही अपने इस प्यार की दुनिया में एकदम खुश और सुकून से भरे थे। वहीं राहुल अपने कमरे में अभी भी जाग रहा था, उसके आंखों में जैसे नींद नहीं थी। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। कॉल देखते ही उसके हाथों की मुठियां कस जाती है, ना चाहते हुए भी वो कॉल उठाकर अपने कान पर लगाता है। उधर से कुछ कहा जाता है। ये सुनते ही राहुल जोर से अपने मोबाइल को खींचकर दीवार पर दे मारता है और गुस्से में एक जोर से चीख निकल अपने बालों को खींचता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। अगली सुबह सुबह आन्या के सिर पर न जाने कब से उसका फोन बज रहा था और वो बार बार नींद में करवट लेकर इधर उधर कर रही थी। तभी लास्ट में वो चिढ़कर उठकर बैठ जाती है और बगल में फोन देखती है तो उस पर सुबह के 5 बजे रहे थे और लगातार अलार्म बजने से उसका मूड खराब हो जाता है। पिछली रात वो और आदित्य दोनों ही काफी रात को सोए थे, पर अचानक सुबह उठना उसे गुस्सा दिला देता है और वो चिढ़कर बोलती है, मेरे फोन पर किसने अलार्म लगाया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो आन्या सामने देखती है तो देखती रह जाती है। आदित्य ने इस समय ब्लैक रंग के लोअर और ब्लैक हाफ टी शर्ट पहने अपने चेहरे को पोंछते हुए बाहर आ रहा था। आन्या जो एकटक उसी को देख रही थी। आदित्य उसकी तरफ देख बोलता है, तो नींद आपकी खुल गई? उसकी यह बात सुनते ही आन्या को कुछ ख्याल आता है और वो गुस्से में बोलती है, मेरे फोन पर क्या आपने अलार्म लगाया? ये सुन आदित्य बोलता है, अब ऐसो गुस्ताखी मेरे अलावा भला कौन कर सकता है? ये सुन आन्या चिढ़कर बोलती है, आदि आपने मुझे पिछली रात को आपने इतना परेशान किया और इतनी रात को मैं सोई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे मुझे इतनी सुबह मत उठाया करिए। ये बोलकर वो बिस्तर पर लेट जाती है। तभी आदित्य उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर बैठा कर बोलता है, ठीक है अगली बार से थोड़ा कम परेशान करूंगा। ये सुनते ही आन्या के चेहरे पर एक शर्म सी स्माइल आ जाती है। तभी आदित्य बोलता है, यह अपना क्यूट सा फेस बनाना बंद करो और वॉशरूम में कपड़ा रखा है, जाकर उसे पहन कर आओ। ये सुन आन्या ना समझ में कुछ बोलने को होती है कि आदित्य उसे घूरता है तो वह बिना कुछ कहे चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। आज भी था कि आदित्य की तीखी नजरों से कहीं ना कहीं अन्या डरती थी, भले ही हो उससे लड़ जाती थी, लड़ाई करती थी, पर उन नजरों का अभी भी उस पर असर था। ये देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
आन्या कुछ देर में वॉशरूम से बाहर आती है तो वह एक बार आईने में देख बोलती है, मैं ऐसे कपड़े क्यों पहना हूँ जैसे कि मैं जॉगिंग पर जा रही हूँ। ये कहते कहते वह चुप हो जाती है और हैरानी से आदित्य को देखने लगती है। तभी आदित्य बोलता है 5 मिनट बाहर आओ। ये कह वह बिना कुछ कहे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ 5 मिनट बाद आन्या बाहर के ग्राउंड पर जाती है तो वहां पर सभी को देख हैरान हो जाती है, क्योंकि बाहर कीर्ति भी मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी थी और वो अभी नींद से उबरी नहीं थी। प्रिया को उसके हालात देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि जिस समय कीर्ति आई थी वीर उसे जबरदस्ती कंधे पर लाया था, क्योंकि इतनी सुबह तो उसकी भी आदत नहीं थी उठने की। वही अर्जुन नीचे घास पर ही अपने पुशअप कर रहा था। ये देख प्रिया बोलती है, सो ऑफ इंसान। ये सुनते ही अर्जुन उसे घूरने लगता है। आन्या जाकर प्रिया से पूछती है, ये सब हो क्या रहा है। तभी वहां पर आदित्य और रोहन, शिवी और जानवी भी एक साथ वहां पर आते हैं। सभी आदित्य को देखने लगते हैं। तभी आदित्य रोहन को देख बोलता है, रोहन आज से तुम डेली सुबह इन सभी को गाइड करोगे और इन लोगों को एक्सरसाइज के साथ साथ जितने भी सेफ्टी मार्शल आर्ट है वह सभी इन सभी को सिखाओगे। ये सुन रोहन हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहां पर शिवी और जानवी भी आती है। तभी रोहन अर्जुन से बोलता है, भाई यह मोटी छिपकली क्यों आ रही है यहाँ पर। ये सुनते ही आदित्य उसे घूरने लगता है और बोलता है, भूलो मत वो कौन है, और दूसरी बात वो इन सभी से डिफरेंट नहीं है। उसे भी तुम्हें सिखाना है और सबसे ज्यादा तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो अभी बच्ची है। ये सुनते ही रोहन मुंह बनाते हुए बच्ची पर जबान तो किसी दादी अम्मा की तरह चलाती है। आदित्य उसकी बात को इग्नोर कर आन्या की तरफ देखता है, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ये देख वो उसके पास जाता है और उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और मुझे कोई भी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। एक तरीके से आदित्य की आवाज में एक कठोरता थी, जिसका साफ मतलब था कि आन्या चाहे या ना चाहे उसे ये सीखना था। ये बोल वह जाने लगता है तो आन्या की गुस्से भरी आवाज आती है, मैंने आपको इस रोहन को सबक सिखाने को बोला था, ना कि उल्टा इस रोहन के बदले मुझे पनिश करने को। ये सुनते ही रोहन आन्या को घूरने लगता है और बोलता है, आपने मेरी चुगली की भाई से। ये सुनते ही आन्या उसे जीभ दिखाते हुए, इसे चुगली करना नहीं इसे कंप्लेन करना बोलते हैं। ये सुनते ही रोहन अजीब सा मुंह बनाते हुए, मतलब वही हुआ। उन दोनों की बहुत देख आदित्य रोहन को देख गुस्से में बोलते हुए, रोहन बिहेव योरसेल्फ, भाभी है तुम्हारी, आइंदा से ऐसी बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। ये सुन रोहन का मुंह बन जाता है और आन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। सभी देखकर ना में सिर हिला देते हैं। आन्या को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई छोटी बच्ची अपना काम करवाकर या किसी को डांट पड़वाकर खुश हो। आदित्य के साथ साथ वीर भी वहां से निकल जाता है, क्योंकि अब कीर्ति फटने वाली थी, क्योंकि कीर्ति को एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद था। पर वीर उसे जबरदस्ती रेडी कराकर नीचे लाया था। वही आदित्य जाते जाते कब से अर्जुन को, जो वहां पर सारे लोगों को अपना एक्सरसाइज दिखा रहा था, वो एक लात दे मारता है। बेचारा वही औंधे मुंह गिर जाता है। ये देख सभी को हंसी छूट जाती है। अर्जुन अपनी बेइज्जती होता देख वो गुस्से में चिढ़ते हुए, बेहुदा इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह उन सबके चले जाने के बाद रोहन सभी को देखते हुए बोलता है, सो भाभियों और उनकी बहनों और मेरी प्यारी शिवी, चलो स्टार्ट करो, और मैं तुम सबका कोच हूं, इसलिए कोई भी तरह ढिलाई में बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा। ओके, पर कोई भी उसे यस सर नहीं बोलता, बस अपनी जलती आंखों से उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देख एक पल के लिए रोहन भी घबरा जाता है। अब भाई, नारी शक्ति होती ही ऐसी है, अच्छे अच्छे के मोर्चे निकाल दे। फिर वो बड़े ही मासूमियत से प्रिया की तरफ देख बोलता है, भाभी एक आप ही समझदार हो, ये जरूरी है। प्रिया को उसे पर दया आ जाती है और वो जानती थी कि यह सब क्यों आदित्य करवा रहा है, क्योंकि अर्जुन ने उसे सारी बात बताई थी। एक प्रिया ही थी इन सभी लोगों में, जो अर्जुन आदित्य हर किसी के पास से वाकिफ थी, क्योंकि वो हर चीज जानती थी। ये देखते हुए वो सभी की तरफ देखकर बोलती है, अब तुम सब यहाँ मुंह लटका के क्या कर रहे हो। अगर आदित्य को पता चला तो तुम्हें भी यह पता है कि वो इस मामले में सीरियस है, तो तुम सब जैसा रोहन कह रहा है वैसा करो। ये सुनते ही आन्या उसे घूरते में बोलती है, जेठानी मैं हूं। तभी प्रिया उसे टोंट मारते हुए, अच्छा जब काम करना होता है तब तो तुम जेठानी नहीं होती हो, और अब तू मुझे जेठानी को दिखा रही हो, चुपचाप चलो। क्या बोल वो ग्राउंड में दौड़ लगाने लगती है। सभी उसके पीछे मुंह बनाते हुए दौड़ जाते हैं। वही जानवी अभी भी खड़ी थी, वो रोहन को देख कुछ बोलने ही वाली थी, तभी रोहन बगल में पड़े डंडे को एक बार जोर से जमीन पर पिटता है। बेचारी जानवी डरकर वहां से दौड़ पड़ती है। ये देख रोहन के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशिमा के फ्लैट पर, जहां वो इस समय रुकी थी, वो डाइनिंग टेबल पर बैठे अधीरा को ही घुरे जा रही थी। वहीं नेहा किचन से बार बार बाहर झांक रही थी, क्योंकि अधीरा इस समय कॉफी पी रहा था। वहीं उसके सामने खड़ी आसिमा उसे घूर कर बोलती है, अधीरा बस भी करो, कब जा रहे हो यहाँ से। देखो, अगर तुम यहाँ रुकने का सोच रहे हो तो फिर ये सब बेकार है। ये सुन अधीरा उसे एक नजर घूरता है और उसे देख बोलता है, क्या तुम मेरी पिछली रात के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हुई हो। ये सुनते ही आशिमा उसे अपनी कड़क नजरों से घूरती है। वही नेहा ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और फिर दोनों को ही देखने लगती है जैसे, और मन में इमेजिनेशन करने लगती है।
हाय, इतना खतरनाक गैंगस्टर इंसान और साथ में प्यारी मासूम सी आशिमा, वो इससे ज्यादा कुछ सोच पाती कि उसे आशिमा की आवाज आती है। अपने प्यार वाले घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ, क्योंकि वो जानती थी नेहा लव स्टोरी में कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन करने लगती है। ये सुन नेहा अपने होश में आती है। वही अधीरा आशिमा को खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी कमर से थामते हुए बोलता है, बस करो, कितना गुस्सा करती हो। ये बोल अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लेता है। वही नेहा ये सब देख दरवाजे से टिककर दोनों को देख बोलती है, हाउ रोमांटिक। तभी कभी आशिमा उसे देख कुछ बोलती कि तभी अधीरा उसके होठों पर उंगली रख उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे मिशन के बीच में नहीं आ रहा हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो, पर एक बात हमेशा याद रखना, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, हर समय तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश मेरी रहेगी। ये सुन आशिमा उसे घुरते हुए, अच्छा, और जो मेरा माइंड डाइवर्ट इधर उधर करके ये कर रहे हो उसका क्या? ये सुन अधीरा उसके होठों पर हल्के किस करते हुए, हाँ, क्योंकि वो एक तरह से प्रोटेक्टिव होता है मिस रिपोर्टर साहिबा। ये सुन असीमा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अधीरा के गले लग जाती है। फिर कुछ सोच वो अचानक पीछे होकर अधीरा को देखते हुए बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ बात है? ये सुन अधीरा उसे देखते हुए, काफी जानने लगी हो मुझे। ये सुन असीमा उसे घूने लगती है तो अधीरा उसके होठों को अपने होठों में भींच लेता है और उसे किस करने लगता है। आशिमा समझ नहीं पाती। लगभग 5 मिनट के किस के बाद अधीरा उसके होठों को छोड़कर उसे अपनी गोदी से खड़ा कर और उसके माथे को च्यूम बोलता है, अपना ख्याल रखना। ये बोल वो वहां से चला जाता है। आशिमा खड़ी हैरान से उसे देखी जा रही थी। तभी उसे याद आता है, अपना ख्याल रखना, इसका मतलब अधीरा कहीं जा रहा है। ये याद आते हैं वो दौड़कर बाहर निकलती है, पर तब तक अधीरा जा चुका था। ये देखते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। कॉलेज में इस समय सभी के सभी कॉलेज आए हुए थे। सभी अपने अपने क्लासेस की पढ़ाई कर रहे थे। वही निम्मी और कीर्ति दोनों ही अपने क्लास में बैठ सामने सर के लेक्चर को सुन रहे थे। निम्मी अपना चेहरा नीचे किए बैठी थी। ये बात कीर्ति नोटिस कर रही थी, पर वो कुछ पूछती नहीं। तभी वहां पर अनुराग आता है। अनुराग को देखते ही सभी खड़े हो जाते हैं। कीर्ति भी खड़ी हो जाती है। पर कीर्ति हैरान थी, क्योंकि जब भी अनुराग आता था सबसे ज्यादा एक्साइटेड निम्मी ही होती थी, पर आज उसको इस तरह से चुप देख उसे समझ नहीं आया। तभी अनुराग अपनी लेक्चर देने लगता है और बीच में निम्मी को ही देखे जा रहा है। निम्मी जैसे ही अनुराग पर नजर पड़ती उसकी पकड़ कीर्ति पर कसती जाती है। कीर्ति जब ये देखती है तो वो निम्मी से पूछता है, क्या हुआ कीर्ति? यह सुन कीर्ति निम्मी से बोलती है, नहीं, वो मुझे ठंडी लग रही है तो तू मुझे पकड़ी रह। ये सुनते ही कीर्ति को बड़ा अजीब लगता है, पर वह फिलहाल में कुछ नहीं बोलती और निम्मी को खुद को पकड़े रहने देती है। वही अनुराग लेक्चर देते रहता है। तभी वह चौक फेंक कर निम्मी के सर पर मारता है। निम्मी सामने देखती है तो अनुराग बोलता है, तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या सोने? में अभी भी क्या पढ़ रहा था। ये सुन निम्मी कुछ नहीं बोलती, बस वह अपनी नजरें नीचे कर काम रही थी। निम्मी के कुछ ना बोलने पर अनुराग उसे डांटते हुए, तुम सब यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर कलंक हो, बस एक सीट तुम लोग बुक करके यहाँ पर मटर गश्ती करने आते हो और तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। ये बोल वह वहां से चला जाता है। हर किसी को लगता है कि निम्मी को ना बताने पर उसे बुलाकर पनिशमेंट दे रहे हैं, पर यह बात निम्मी जानती है कि आखिर क्यों अनुराग उसे बुला रहा है। निम्मी पैनिक करने लगती है। ये देख कीर्ति बोलती है, क्या हुआ निम्मी, वैसे क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या तुझे अनुराग सर ने डराया है जो उनको देखकर तू डर रही है? क्या? सुनते ही निम्मी उसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसे अनुराग की धमकी याद आती है तो वह नामे सिर हिला देती है। तभी निम्मी बोलती है कि तू भी मेरे साथ चल। ये सुन निम्मी की हालत देखते हुए कीर्ति हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद निम्मी और कीर्ति दोनों ही अनुराग के केबिन के बाहर थे। दोनों ही अंदर जाने को होते हैं कि बाहर पियून किट्टी को रोक लेता है और बोलता है, क्या आप दोनों लोगों को वहां बुलाया गया है? ये सुन कीर्ति बोलती है, जी अंकल, सिर्फ इसे बुलाया गया है, मैं भी साथ में जा रही हूँ। तभी पीयू बोलता है, बिटिया शायद अब भूल गई है कि यहाँ का रूल है, जिसको सर बुलाएंगे वही जाएगा। आप बाहर ही रुकिए। ये सुन कीर्ति कुछ नहीं बोलती, पर निम्मी हाथों की मुठिया कस जाती है और वो कमरे के अंदर जाती है। वही लगभग 5 मिनट बीत जाता है, पर निम्मी अभी तक बाहर नहीं आती। तभी पियून को एक टीचर ने आवाज दे देता है तो वो कीर्ति को बोलता है, बेटा आप यहीं पर रहना, मैं आता हूँ। ये बोल वह चला जाता है। ना जाने क्यों कीर्ति के मन में एक अजीब सा डर लग रहा था। वह जैसे कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। वह कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, पर कुछ सुनाई नहीं देता। जब वह परेशान से हो जाती है तो वह झटके से दरवाजा खोल देती है और सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, अनुराग सर, यह आप क्या कर रहे हैं? सामने निम्मी को अनुराग पकड़ा हुआ था और उसे टेबल से लगाया हुआ उसके हाथ पर एक इंजेक्शन लगा रहा था। ये देख अनुराग भी एक पल के लिए घबरा जाता है। तभी कीर्ति झटके में वहां जाती है और बोलती है, निम्मी तू ठीक तो है? तभी अनुराग बोलता है, आप मेरे केबिन में ऐसे बिना बुलाए कैसे आ गई मिस? तभी कीर्ति बोलती है, सर बात करने में इतना समय कौन लेता है?
तभी अनुराग मौका पाकर निम्मी की कान में धीरे से बोलता है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी तरह तुम्हारे इस दोस्त का भी वही हाल करूँ। ये सुनते ही निम्मी डर से कांप जाती है। तभी अनुराग बोलता है, वो आपके फ्रेंड का तबीयत ठीक नहीं है। ये बोल रही थी कि इन्हें ठंड लग रही है, बस इसी वजह से मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे रहा था ताकि इन्हें राहत मिले। आप चाहे तो इनसे पूछ सकती हैं, और यह खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तभी किर्त ध्यान से उसे देखते हैं तो सच में वैसा ही कुछ था। उसे अनुराग के बातों पर विश्वास हो जाता है और वह निम्मी से पूछती है तो निम्मी हाँ में सिर हिलाती है। ये देख करती निम्मी को पकड़ लेती है और अनुराग उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। निम्मी की आंखों से आंसू आ जाता है। वही किर्त निम्मी को पकड़कर बाहर ले जाती है। जाते जाते निम्मी पीछे अनुराग को देखते हुए मन में बोलती है, यदि तुम जैसा राक्षस इस धरती पर आया है तो कोई तो होगा जो तुम्हारा अंत करेगा, और तुम जो इतनी घटिया चाल चल रहे हो वह कभी नहीं पूरा होगा। आए ऐसे ही करीब एक हफ्ते बीत जाते हैं। इस बीच में डेली रोहन का काम उन सभी को सेल्फ डिफेंस सीखना और एक्सरसाइज करवाने आदत हो गया था, और धीरे धीरे उन सब का भी जो शुरू में थोड़े हाथ पैर में दर्द होते थे अब वो खत्म हो गए थे। वही जानवी जो राजवंश कारपोरेशन में इंटरव्यू पास करने के लिए अपनी जोरों शोरों से मेहनत कर रही थी, क्योंकि जैसे आम लोगों के साथ होता था वैसे ही उसके साथ भी होना था। वहीं दूसरी तरफ मारिया और सुधा की लाइफ अभी भी वैसे ही थी, भले ही वो सभी एक साथ हो गए थे और एक साथ रहना उन सभी के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था। इस ऑकवर्ड को दूर करने के लिए सुधा और सौरभ ने डिसाइड किया था कि वह फिलहाल में सौरभ के फ्लैट पर जाएंगे जहां वह रहता था, ताकि आलोक मारिया अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, क्योंकि सुधा के रहते जो इतने साल तक सुधा उसकी वाइफ बनकर रह रही थी, अब अचानक मारिया का उसके कमरे में जाना कहीं ना कहीं एक अलग ही हिचकिचाहट थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनुराग पूरी तरह से निम्मी को अपने आगोश में ले चुका था। पीयूष को निम्मी की बिगड़ती हालत के बारे में अंदाजा हो गया था। उसे लगा कि कोई तो प्रॉब्लम है, पर बार बार निम्मी गुस्से में झटक कर चिड़चिड़ेपन से उसे खुद से दूर करती और उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। पर कीर्ति को पूरा शक हो चुका था, क्योंकि बार बार उसका अनुराग के कमरे में जाना और उसकी बिगड़ती हालत को देख उसे कहीं ना कहीं कुछ तो शक था, जिसे वह आज चोरी से पता करने वाली थी। पहले तो अनुराग उसे बुलाता था, पर अब खुद निम्मी अनुराग के केबिन में जाने की बहाने ढूंढते थी। ये बात उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। राजवंश हाउस, सुबह का वक्त। सभी इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वही पृथ्वी की सभी को देखकर बोलते हैं, तो कैसा चल रहा है आप लोगों का एक्सरसाइज। ये सुन सभी का मूड रोने जैसा हो जाता है, पर कुछ कर नहीं सकते थे। ये देख पृथ्वी जी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। आन्या पृथ्वी से चिढ़ते हुए बोलती है, पापा क्या आदित्य बचपन में भी ऐसे ही थे, बिल्कुल खड़ूस, एरोगेंट, अपनी मनमानी करने वाला, सीरियस टाइप इंसान। ये सुन पृथ्वी अपने उन पलों में खो जाता है जब वह आदित्य और सारिका तीनों ही कितने हंसी खुशी से रहते थे, जिसमें कि सारिका हमेशा अपना सिर पकड़े बैठी रहती थी, क्योंकि पृथ्वी और उसके बेटे ने उसके नाक में दम करके रख दिए थे। पृथ्वी जो फ्लटी और हमेशा मजाक करने वाला किस्म का आदमी हुआ करता था, अपने फैमिली परिवारों के लिए भी वैसा था, वैसा ही आदित्य भी था, और दोनों की वजह से सारिका हमेशा परेशान हो जाया करती थी। उनको अपने बातों का जवाब ना देता देख आन्या उन्हें हाथों से हिलाते हुए, क्या हुआ पापा, आप कहाँ गुम हो गए। ये सुनते ही पृथ्वी अपने होश में आता है और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, नहीं, वह बचपन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह इतना ही कह पाते हैं कि आदित्य अपने कमरे से बाहर आते हुए आन्या को देख बोलता है, तुम्हारा नाश्ता खत्म हो गया, कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। ये सुनते ही आन्या की तो आंखें ही बाहर आने को थी। आदित्य वह भी उसके कॉलेज, ये तो उसके लिए थोड़ी शौकन थी। तभी आन्या कुछ कहने को होती है कि आदित्य उसे घूरता है और उसका हाथ पकड़ खींचते हुए वहां से लेकर चला जाता है। ये देख पृथ्वी की आंखें हल्की नम से हो जाती है। वहीं आन्या आदित्य के द्वारा खींची जाने पर कीर्ति को आवाज देते हुए बोलती है, किट्टू मेरा बैग लेते आना। ये बोल वह चली जाती है। तभी कीर्ति भी उठ आवाज लगाते हुए बोलती है, जीजू हम भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें भी लेते चलिए। ये सुन वहां आते हुए वीर बोलता है, तुम्हारा पति यहीं पर खड़ा है और तुम्हें दूसरे के साथ जाना है। ये बोल उसे घूरता है तो कीर्ति हड़बड़ा जाती है। ये देख प्रिया को हंसी आ जाती है। प्रिया भी अपना बैग लेने के लिए कमरे में जाती है और अपने बैग लेकर जैसे ही जाने को होती है वैसे ही पीछे से अर्जुन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ये देख प्रिया खुद को छुड़ाते हुए, अर्जुन छोड़ो ना, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ये बोल वो खुद को छुड़ाने लगती है तो अर्जुन उसे अपनी तरफ मोड़ता है और प्रिया को देखने लगता है। प्रिया नाराजगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ की थी। ये देख अर्जुन उसके गालों पर हाथ रखते हुए, आई एम सॉरी प्रिया, आई नो मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ, बट सिचुएशन है ऐसी है कि मुझे हैंडल करनी पड़ रही है। ये सुनते ही प्रिया की आंखें नम हो जाती है और उसे देख बोलती है, अर्जुन तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ यहाँ पर सारी फैमिली है और मैं बहुत खुश हूँ ऐसी फैमिली पाकर, पर तुमको पता है यदि मेरे लिए कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वह तुम दो, और तुम मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं देते। कब आते हो कब चले जाते हो मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे कब तक चलेगा।
उसकी इतनी नाराजगी सुन अर्जुन उसे अपने गले से लगा लेता है तो प्रिया के रुके आंसू उसकी गाल पर बह चले आते हैं और वह उसके गले लगते ही बोलती है, सभी के सामने हंसते मुस्कुराते तो मेरा दिल कट जाता है, पर रात का क्या। रात मेरी कैसे बीतती है इसका अंदाजा है तुम्हें। ये सुनते ही अर्जुन उसे कसकर बाहों में पकड़ते हुए बोलता है, प्रिया तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर रहकर मुझे अच्छा लगता है क्या? मेरे अंदर तड़प नहीं है तुम्हारी, पर कुछ ऐसा है जो बहुत जरूरी है, बस मैं उसी में बिजी हूँ। ये सुनते ही प्रिया बोलती है, पर तुम ही क्यों? ये सुन अर्जुन प्रिया को गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, पर ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो, और तुम्हें अपने जीवन की आधी कहानी बता चुका हूँ, उसी से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि सब कुछ जितना देखने में आसान है उतना है नहीं, बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं जो इस घर पर नजर गड़ाए हुए हैं। थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सुन प्रिया कुछ नहीं बोलती, अर्जुन उसके माथे को चूम बोलता है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये सुन प्रिया अपने आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए बोलती है, आज हो क्या गया है, हर कोई हर किसी को छोड़ रहा है। ये सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए, मुझे किसी का नहीं पता, मुझे बस अपना पता है कि मुझे अपनी इस रोंदू बीवी को आज कॉलेज छोड़ना है। प्रिया कुछ नहीं कहती और वह तो इतनी से ही खुश थी कि अर्जुन उसके साथ चल रहा है। वही सभी तो निकल चुके थे, पर फिर से पृथ्वी के दिल में आज टीस सा उठ चुकी थी। वह अपने कमरे में खड़े बालकनी से बाहर तपती धूप को देखते हुए अपनी यादों में खोए रहते हैं। उन यादों में जिसमें उनका और आदित्य का रिश्ता कितना अच्छा था। वही विभा पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखती हैं तो पृथ्वी पीछे घूमते हैं तो विभा उन्हें देखते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, आप फिर से टेंशन में? ये सुन पृथ्वी कुछ नहीं बोलता तो विभा बोलती है, आपको फिर से आदित्य के बचपन की याद आ रही है ना? ये सुन पृथ्वी हंसते हुए बोले, विभा मैंने सिर्फ आदित्य का ही बचपन खराब नहीं किया है, मैंने अपने एक बच्चे और की जिंदगी खराब की है, वो है अर्जुन। ये सुन विभा उसे देखने लगती है तो पृथ्वी बोलता है, आदित्य के साथ तो मैंने कुछ कुछ जीवन भी बिताया, भले ही उसके बाद उसके नफरत मिली, पर अर्जुन उसे तो आज तक मैं ठीक से देखा भी नहीं, उसे कभी प्यार से उसे अपने सीने से नहीं लगाया। जानता हूँ हालात कुछ और थे, पर था तो मेरा ही बेटा। ये सुन विभा की आंखें नम हो जाती है और वह रोते हुए बोलती है, पृथ्वी मेरी वजह से सब कुछ हुआ। इतना ही कह पाते हैं कि पृथ्वी उनकी तरफ मुड़ उनके हाथों को पकड़ अपने पास लाते हुए बोलती है, मैंने जीवन में यदि कुछ सीखा है तो सिर्फ एक चीज की, जो होता है उस ऊपर वाले को करना होता है और वह करके ही रहता है। शायद मेरे नसीब में सारिका का साथ उतने ही समय तक लिखा था। ये बात मानने में मुझे थोड़ा समय तो लगा है, पर यही सच्चाई है। और एक सच्चाई ये भी है कि सारिका की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुनते ही विभा की आंखों से आंसू बाहर गिर जाता है। ये देख पृथ्वी उनके आंसू पोंछते हुए, मैं सारिका की जगह तो तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज भी उनकी एक याद मुझे तड़पा जाती है, क्योंकि मैंने उनसे रूह से प्यार किया था। पर आपका मेरी लाइफ में एक अलग जगह है, आप मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, और सबसे बड़ी बात, आप वो इंसान है जिसने मुझे यह नई जिंदगी दी है। ये सुन विभा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसे देख बोलती है, यही तो मेरी तकलीफ है पृथ्वी की, मैं आज तक आप मुझे एक बच्चों की माँ, एक बीवी के ही तौर पर जाना समझा, पर मुझे कभी उस नजरिया से नहीं देखा जो मैंने चाहा। ये बोल वह चली जाती है। पृथ्वी उन्हें जाते हुए देख रहे थे और मन में ही बोलते हैं, निगर सिर्फ आप मेरे हमारे बच्चों की माँ होती है तो आपके इन आंसू को देखकर मुझे तकलीफ नहीं होती है, बोल वह सामने देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अब तक आन्या को छोड़कर जा चुका था। वहीं बाहर जो पीयूष अपने सारे गैंग का आने का इंतजार कर रहा था, आदित्य को आन्या को छोड़ते देख उसकी आईब्रो उठ जाती है। तभी आदित्य जो बाहर नहीं आता, पर पीयूष को देख उससे एक वार्निंग भरे लहजे में बोलता है, ये सही से कॉलेज में पहुंचनी चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुन पीयूष हैरानी से आदित्य को देख रहा था और आदित्य जा चुका था। पीयूष खुद से ही कहता है, मैंने कब इसकी बॉडीगार्ड की ड्यूटी चुनी जो ये मुझे ऐसे ऑर्डर देकर चला गया। ये सुन कीर्ति भी जो वहां पर आ चुकी थी, वह बोलती है, वह इसलिए क्योंकि भाइयों की ड्यूटी बिना कुछ कहे भी बहनों पर होनी चाहिए। ये बोल वह भी आन्या के साथ अंदर चली जाती है, पर कीर्ति की बात पीयूष को लग जाती है। उसे याद आता है कि इन कुछ दिनों में निम्मी भी काफी परेशान है, पर वह अपने प्रैक्टिकल काम तो अपने आने वाले फ्यूचर डॉक्टर की तैयारी में वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये सोचते ही वह मन में ही सोचता है कि आज वह निम्मी से बात करके रहेगा। वहीं सारे क्लासेस अटेंड हो जाती है। अब तक मर्डर केस को भी क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं मिली थी, पर शिव इस काम में खुफिया तरीके से लगा हुआ था और उसने इस बारे में सनाया को बताया भी था कि उसे अनुराग पर शक है। हालांकि अनुराग से कोई भी ऐसी वाइब्स नहीं आती थी कि कोई उस पर शक कर सके, पर शिव का ये कहना सनाया ने उस पर विश्वास किया कि वह अपनी पैनी नजर अनुराग पर रखेगी और यदि उसे कुछ भी गड़बड़ लगा तो वो उसे बताएगी। वही क्लासेस अटेंड करने के बाद फंक्शन को फिर से कंटिन्यू करने के लिए बोला गया था और सभी को अपनी अपनी तैयारी करने के लिए कहा गया था। यह एक एनुअल फंक्शन था जिसे एक हफ्ते बाद करने को कहा गया था। वही निम्मी जो काफी हद तक नॉर्मल रख रही थी, कीर्ति इन पिछले एक हफ्तों में निम्मी से हर तरह से जानने की कोशिश कर चुकी थी, पर निम्मी ने उसे कुछ नहीं बताया।
उसने खुद ही डिसाइड कर लिया था पता करने का। तभी लंच के समय ही निम्मी को बहाना बनाकर जाते हुए देखते देख वह भी सभी से कुछ देर में आने को बोल वह चोरी चोरी उसके पीछे चली जाती है। जैसे ही वहां जाती है निम्मी अंदर जा चुकी थी, वहीं पियून अभी भी बाहर खड़ा था। ये देख उसे अजीब लगता है। वह पियून के पास जाकर बोलता है, काका आप हमेशा यहाँ क्यों रहते हैं? ये सुन पियून बोलता है, वह क्या है बिटिया, मेरा काम सिर्फ लोगों को चाय देना है और मैं वह दे लेता हूँ, पर अनुराग सर ने मुझे अलग से हायर किया है और वह मुझे कुछ मंथली पैसा भी देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर जॉब करता हूँ। उनके बिना परमिशन का मैं किसी को अंदर नहीं जाने देता हूँ। ये सुन कीर्ति हैरान थी। वह हैरानी से ही पूछती है, फिर ऐसा भी क्या है उस रूम में? तो काका बोलते हैं, बेटा उनके हिसाब से कुछ उनकी इंपॉर्टेंट फाइल और सामान है जो काफी कीमती है, और फिर बेटा हमको तो पैसे से मतलब है। ये सुन कीर्ति थी मन ही मन में सोचने लगती है कि वह ऐसा क्या करे जिससे ये पियून अंकल कुछ देर के लिए हट जाए। पर शायद भगवान भी मेहरबान थे। अचानक एक लड़की जोर से स्लिप करती है। ये देखते ही पियून उस तरफ दौड़ जाते हैं। कीर्ति भी वहां से जाने को सोचती है, पर फिर कुछ सोच वह रुक जाती है और वह धीरे से दरवाजा खोलती है। वह दरवाजा जैसे ही खोलती है सामने का नजारा देख दंग हो जाती है। सामने निम्मी अनुराग के पैरों के पास झुकी हुई थी और वह अपने दुपट्टे से वह उसके जूते को साफ कर रही थी। ये देख कीर्ति को अजीब लगता है। तभी वह आगे देखती है कि निम्मी उससे हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ये बोल उससे मिन्नतें कर रही थी। पर वही अनुराग आराम से चेयर पर बैठे एप्पल खा रहा था। तभी वह एप्पल का लास्ट बाइट वहीं जमीन पर गिरा कर बोलता है, पहले इसे खाओ। ये देख निम्मी झट से उसे उठाकर खाने लगती है। वही कीर्ति अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वो मन में सोचती है, आखिर हो क्या रहा है। अनुराग हंसते हुए बोलता है, चलो अब तुम्हें मैं ज्यादा नहीं तड़पता, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा प्रेमी जो था। ये बोल इंजेक्शन निकालता है और वो उसमें कुछ भरता है। वही निम्मी नम आंखों से और खुशी से उस चीज को देख रही थी। तभी अनुराग उस सिरिंज को देख उसे एक ललचाई नजरों से ललचा रहा था। वही निम्मी किसी पागलों की तरह उस चीज को लेने के लिए जिद कर रही थी। कीर्ति के आंखों से आंसू गिर जाता है और वह सुई लगाने जाता ही है कि कीर्ति दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। ये देख फिर भी अनुराग कुछ नहीं बोलता और वह उसे सुई लगा देता है। उसके ऐसा करते ही निम्मी अपनी सुकून से आंखें बंद कर लेती है और वह वहीं जमीन पर बैठ जाती है। ये देख कीर्ति चिल्लाते हुए बोलती है, अनुराग सर यह आप क्या कर रहे हैं? वही अनुराग चेयर पर बैठकर आराम से कीर्ति को देखे जा रहा था। ये देख कीर्ति को अजीब लगता है और वह निम्मी के पास दौड़कर जाती है और बोलती है, निम्मी यह सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, नहीं तो मैं अभी पीयूष भाई के पास जा रही हूँ और सभी को बताती हूँ। ये सुनते ही निम्मी झट से अपनी आंखें खोलती है और कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से ना में सिर हिलाती है। वही अनुराग बैठे ये सब कुछ देख रहा था, जैसे उसके कीर्ति का आने का कोई फर्क नहीं था। ये बात कीर्ति को भी बड़ी अजीब लगती है। वही उसकी यह हालत देख कहीं ना कहीं कीर्ति को शक हो गया था कि उसे कोई नशा की दवा दिया जा रहा है। ये महसूस होते ही वह गुस्से में जाती है और अनुराग के गाल पर एक जोर से चांटा मारते हुए उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, क इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निम्मी के साथ ऐसा करने की? अनुराग जो कुछ और सोच रहा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति आकर उसे थप्पड़ लगाएगी। यह महसूस होते ही वह एक झटके से कीर्ति को छोड़ता है और उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारता है और साथ में दूसरे गाल पर भी। कीर्ति जब निम्मी की यह हालत देखती है तो वह गुस्से में अनुराग को एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसे अनुराग कोई दरिंदा इंसान दिख रहा था, जिसे ये तो फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसी को पता लग रहा है। पर कीर्ति को कहाँ पता था कि अनुराग जो गेम खेलने में माहिर है वह हर किसी को अपने झांसे में ले रहा था। वही कीर्ति के अचानक मारने से अनुराग जो सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगी, उसका गुस्सा हाई हो जाता है और वह कीर्ति को खींचकर 2 थप्पड़ लगा देता है। कीर्ति उसके इतनी तेज थप्पड़ से पीछे गिरने को होती है, पर खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है। ये देख निम्मी कीर्ति को पढ़कर अनुराग से हाथ छोड़ते हुए बोलती है, सर प्लीज इसे जाने दीजिए। ये सुन अनुराग दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं इसे बुलाना चाहता था, पर यही है जो तब से सीआईडी बनी है जब से तुम मेरे पास आ रही हो। इसे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि यह मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही है? बेवकूफ लड़की, जब खुद मेरे जाल में फंसना है तब तो मुझे और भी मजा आएगा। ये बोल वो हंसने लगता है। कीर्ति आंखों में गुस्सा लिए गुस्से में बोलती है, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अगर मैं अपने घर वालों को बताया तो तुम जो भी हो तुम्हारी पुश्ते उखाड़ कर लोग रख देंगे। ये सुन अनुराग हंसते हुए जाकर चेयर पर बैठ जाता है और पैर पर पैर रख बोलता है, तो तुम इस कॉलेज की ओनर वीर रायजादा, जो कि आदित्य राजवंश का कर्ता धर्ता या यूं कहा जाए उसका गुरु, उसका चाणक्य, उसकी बीवी हो तुम। ये सुन कीर्ति नम आंखों से गुस्से में बोलती है, जब तुम्हें इतना ही पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वीर रायजादा जिस इंसान के साथ है वह इंसान तेरा क्या हश्र करेगा। ये सुन अनुराग हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है ही कौन? सिर्फ एक बिजनेसमैन जो जिसके पास एक पावर है। पावर तो कभी भी कोई भी हासिल कर सकता है। ये सुन कीर्ति हंसते हुए बोलती है, तुम्हें देखकर इतना तो पता चल गया है कि तुम कोई छोटे गेमर तो नहीं हो जो जानबूझकर सभी को फंसा रहे हो।
पर तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने ही गेम में इतने उलझ जाओगे कि तुम्हारा अंत कहाँ होगा, तुम्हें इसका भी अंदाजा नहीं होगा। ये सुन अनुराग दांत पीसते हुए घुरते हुए, खुद तुम्हारे ऊपर तलवार लटकी है और मुझे ही धमकी दे रही हो। मानना पड़ेगा, उस आदित्य सिंह राजवंश तुम्हारे पति की ताकत दिख रही है, पर शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। ये बोल वह हंसने लगता है। वही कीर्ति, तुम्हें देखकर ही और तुम्हारी हरकतों को देखकर ही तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो औरतों के पीछे छुपकर किसी का शिकार करते हैं वह क्या होते हैं, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर निम्मी के आंसू पोंछते हुए, तुम चलो हमारे साथ, हम अभी सभी को बताएंगे, उसके बाद देखते हैं इसकी कितनी ताकत है। ये सुनते ही उसे खींचने लगती है, पर निम्मी नहीं जानती यह सब देख अनुराग को हंसी आती रहती है। तभी करती थोड़ी तेज आवाज में, निम्मी इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तो यहाँ पर खड़ी है। ये सुन निम्मी रोते हुए बोलती है, प्लीज कीर्ति, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, ये राक्षस है, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही कीर्ति उसे देखने लगती है। तो वही अनुराग हंसते हुए बोलता है, ले जाओ, पर रोज जो मुझे भीख मांगने इस नशे को लेने के लिए आती है वह नशा कैसे दोगी तुम, क्योंकि वह इसके बिना एक दिन भी नहीं जिएगी। बिन पानी मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये सुन कीर्ति हैरानी से उसे देखती है और चिल्लाकर पूछती है, कहना क्या चाहते हो तुम। ये सुनते ही अनुराग बड़े सार्कास्टिक तरीके से बताता है, इसे मैंने वह नशा दिया है जिसका कर्ताधर्ता मैं हूं। आई मीन उसे मैंने बनाया है, तो उसका एंटीडोट भी मेरे ही पास है। दो ऑप्शन है, ये बोल वह अपने पैर को मेज पर रखते हुए बोलता है, या तो इसे वह नशा चाहिए जो नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, या फिर उसे नशा से मुक्त होने के लिए इसे वह एंटीडोट देना पड़ेगा ताकि इसके अंदर की वह नशा खत्म की जा सके जो मैं नहीं देने वाला। ये सुन कीर्ति चिल्लाते हुए, कहो तुम कपन की हद पार कर दी। अरे कैसे इंसान हो जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। ये सुन अनुराग हंसते हुए बोलता है, वैसे मुझे ये नाम सूट कर रहा है। तभी कीर्ति बोलती है, क्या चाहते हो तुम। अगर तुमने मुझे भी इस समय फंसाया है तो इसका मतलब जरूर तुम्हें कुछ तो चाहिए। ये सुनते ही अनुराग उसे सैल्यूट करते हुए बोला, जितना सोचा था उससे तुम ज्यादा ही समझदार हो, मानना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल उठकर खड़ा होता है और दोनों की तरफ घूमते हुए बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, इसका एंटीडोट मैं इसे दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा। ये सुन कीर्ति हैरानी से उसे देखने लगती है, तो अनुराग बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं। ये बोल वह एक पेपर निकलता है और उस पेपर को कीर्ति के सामने करते हुए बोलता है, तुम्हारे पति की साइन चाहिए इस पर। कीर्ति हैरानी से उस पेपर को देखने लगती है और चिल्लाकर बोलती है, ये सब क्या है। ये सुन अनुराग मेज पर बैठते हुए, इस पर साइन लेकर आओ और तुम्हारी दोस्त को मैं वो एंटीडोट दे दूंगा। ये सुन कीर्ति चिल्लाते हुए, इसका मतलब तुम ये सब इसके लिए तुम निम्मी को फंसाए। ये सुन वो हंसते हुए, हाँ बिल्कुल, काफी जानता हूँ तुम्हारे फैमिली के बारे में। इसे तकलीफ होगी तो इसका भाई और तुम काबू में आओगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम्हारी बहन काबू में आएगी, तुम्हारी बहन को तकलीफ होगी तो वह आदित्य सिंह राजवंश काबू में आएगा, और आदित्य सिंह राजवंश यदि खतरे में होगा तो वह असर काबू में आएगा। ये बोल कीर्ति को देखने लगता है जैसे उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखना चाहता हो। वही कीर्ति जब ये सुनती है कि यह सब असर को पकड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात, यह एक जाल बिछाया गया है। ये सुन वो मन ही मन डरने लगती है कि यह सब हो क्या रहा है, जरूर कुछ बहुत बड़ी बात है। तभी कीर्ति गुस्से में बोलती है, और यदि मैं ये काम ना करूँ तो। अनुराग जाकर चेयर पर बैठते हुए, मुझे यदि किसी को पकड़ना होता तो अब तक पकड़ चुका होता, तो मुझे कम समझने की गलती मत करना। और यदि जाकर तुम बताओगी तो ये तुम्हारी दोस्त पल पल तड़प कर मरेगी, और अपने आंखों के सामने तुम ऐसे मरता पाओगी और कुछ भी नहीं कर पाओगी। और अगर चाहती हो कि यह जिए तो जैसा कह रहा हूं वैसा करो। निम्मी उसके आगे हाथ जोड़ते हुए, प्लीज कीर्ति को जाने दो। कीर्ति निम्मी को देखती है जो आंखें बंद किए हल्का हल्का लड़खड़ा रही थी। देखने वालों को यही लगता कि वो बीमार है, पर यहाँ तो बात कुछ और थी। कीर्ति गुस्से में उस पेपर को अपने पास रखती है और निम्मी को ले जाने लगती है। तभी पीछे से अनुराग बोलता है, यह मत सोचना कि मेरी नजर तुम सब पर नहीं है, चील जैसी नजरें तुम सभी पर रखा हूं। एक गलती और फिर अपने दोस्त से पूछ लेना कि मैं क्या कर सकता हूं। कीर्ति अनुराग को जलती निगाहों से देखते हुए निम्मी को लेकर बाहर चली जाती है। वो उसे पीछे की बैकयार्ड में लेकर जाती है और निम्मी को गुस्से में एक थप्पड़ लगाती है और चिल्लाकर बोलती है, ये सब क्या कर रही है तू, और यह सब हुआ कैसे, और तूने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। समझती क्या है खुद को, ये कह उसे एक थप्पड़ और जोर से मारती है। निम्मी रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है। उसकी हालत देख कीर्ति को भी रोना आ रहा था और वो जाकर उसको गले लगा लेती है। तभी कीर्ति उसके बालों को सहलाते हुए, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सुन निम्मी उसे सब कुछ बताने लगती है। जैसे जैसे कृति सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और सब सुनने के बाद वो बोलती है, इसका मतलब यह एक आतंकवादी है। ये बोल अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, पर वही कोई था जो उसकी सारी बातें सुन रहा था, वह था पीयूष। पीयूष जो कब से निम्मी को ढूंढ रहा था, पर निम्मी को अनुराग के केबिन में जाते देख वह बाहर ही इंतजार करने लगता है। पर इतनी देर केबिन से ना आता देख वो परेशान सा हो जाता है।
पर पियो उसे बोलते हैं कि बस थोड़ी देर में आ जाएगी। वो बाहर इंतजार कर रहा था पर बाहर कीर्ति के साथ आते देखा और दोनों के ऐसी हालत देख वो एक पल के लिए सहम सा जाता है। वो उनके पास जाता ही है पर कुछ सोच अपने कदम पीछे कर लेता है। तभी जब उन दोनों की बातें सुनता है तो उसकी गुस्से में आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से में जैसे ही अनुराग के केबिन की तरफ जाने लगता है वैसे ही उसका फोन बजता है। फोन बजते ही वो एक अननोन नंबर देखता है। अननोन नंबर देख वो कॉल उठाकर अपने कान पर लगाता है तो उधर से कुछ कहा जाता है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है और फिर एक बार निम्मी को देख वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है। पर कोई और भी था जो निम्मी और कीर्ति की यह हालत देख रहा था। वो इंसान गुस्से में अनुराग के केबिन में जाता है और अनुराग का कॉलर पकड़ उसके मुंह पर एक जोर से घुसा मारते हुए बोलता है, कमीना आदमी, तुम अब तक मुझे गुमराह कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी भाभी और निम्मी की यह हालत करने की। तू जो चाहता था वो कर तो रहा हूँ, उसके बावजूद तूने अपनी यह घटियागिरी दिखाई। ये कह वो उसे एक और पंच मार पाता कि अनुराग उसका हाथ पकड़ उसे मरोड़ देता है और बोलता है, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, अपनी जवानी की उबाल कहीं और लगाना। ये बोल उसे धकेल देता है। सामने कोई और नहीं राहुल था। राहुल वही इंसान था जब निम्मी को अनुराग अपने साथ उन हैवानों के बीच में ले जाकर डराने के लिए ले गया था तो उसने निम्मी का पीछा किया था। मस्ती मजाक में दोनों भले ही रहते थे पर राहुल निम्मी से प्यार करता था। ये बात शायद निम्मी को भी नहीं पता थी पर निम्मी को किसी और के प्रति अट्रैक्ट होते देखा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पीछा करता है। तो वहां पर एक अलग ही रूप देखा है। उसके जाते ही अनुराग भी उसे देख चुका था और फिर अगले ही पल अनुराग उसे निम्मी के नाम पर उसे ब्लैकमेल करता और उससे अपना काम करवाता। वहीं राहुल अपनी उंगली दिखाते हुए, तूने कहा कि तुझे पैसे चाहिए, मेरे पास जितने थे मैंने तुझे दिया। तूने मेरे ही हाथों मेरी ही मां समान भाभी को जहर दिलवाया, मैंने वह भी किया। उसके बावजूद तुमने निम्मी को इस हाल तक पहुंचाया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये बोल उसके पास जाता है। तभी अनुराग गुस्से में उसे देखते हुए, भूलो मत कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अपनी जान को यदि बचाना चाहते हो तो ये कुर्बानी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। ये सुन राहुल को वो दिन याद आता है जब अनुराग के कहने पर रावी के गोद भराई में उसने जूस आन्या को देने को कहा था। उसने पूछा था अनुराग से कि यह क्या है, तब अनुराग ने उसे सिर्फ इतना ही कहा था, इस जूस में नशे की दवा है जिससे आन्या सबके सामने थोड़ा तांडव करेगी, बस उसे वही करवाना है। राहुल की मजबूरी थी क्योंकि निम्मी उसके पूरे गिरफ्त में थी और वो इसी मजबूरी में आकर आन्या को जूस वाला शराब दे दिया था। पर वह यह नहीं जानता था कि वह अपने ही हाथों आन्या को स्लो पॉइजन दे रहा है जो धीरे धीरे उसकी जान पर भी बन सकती थी। उसने आन्या को मारने की कोशिश की। यह याद आते ही वो हर दिन हर रात सो नहीं पा रहा था, नहीं आन्या से नजरें मिला पा रहा था। अनुराग राहुल को देखते हुए, बस एक लास्ट काम ये कर दो, उसके बाद सब सही कर दूंगा। ये सुन राहुल उसे उंगली दिखाते हुए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तभी अनुराग बोलता है, ठीक है तो फिर तुम अपने प्यार और परिवार को अपने आंखों से मरते हुए देखो। ये बोल उसके सामने एक टैबलेट करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके ही घर में उसकी ही माँ जो गार्डन में बैठी थी उन पर एक लाल बत्ती जल रहा था, जिसे देखकर यह समझा सकता था कि उस पर गन पॉइंट किया गया है। वही चारों तरफ से, कभी उसके दादा पर तो यहाँ तक कि कॉलेज में आन्या की तरफ। ये देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और अनुराग ये देख बोलता है, बस तुम्हारी एक ना और इन सभी की धज्जियां उड़ जाएगी। ये सुन राहुल गुस्से में बोलता है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। ये सुन अनुराग बोलता है, ये जानने के लिए तुम अभी छोटे हो, अब ये तुम बताओ, इन सब की मौत या मेरा काम करोगे। राहुल के हाथों की मुठियां कस जाती है। ये देख अनुराग हंसने लगता है। वही पीयूष, जिसकी आंखें गुस्से से लाल, आंखों में नमी थी, वो एक जगह खड़ा था। वो एक बड़ी सी कंपनी के सामने खड़ा था और वो अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो एक केबिन का दरवाजा जोर से खोलता है और सामने बैठे इंसानों को देख वो जोर से चिल्लाता है, आदित्य सिंह राजवंश, तुमने मुझे क्यों रोका। उसका इतना गुस्सा में देख कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हर कोई जानता है एक बहन को इस हाल में देखे एक भाई का क्या हाल होगा। जब सामने आदित्य उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो पीयूष वही रखे पॉट को जोर से फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। होगे तुम बड़े आदमी, पर इस तरह ऐसे मुझे बुलाने का मतलब मैं क्या समझूं। ये सुन वीर खड़ा होता है और पीयूष के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, हमने क्यों बुलाया है तुम्हें ये जानना जरूरी है। ये सुन पीयूष उसका हाथ झटकते हुए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मेरी बहन के साथ साथ उसने कीर्ति को भी अपनी झांसे में लिया है। ये सुनते ही वीर की आंखों में गुस्सा था और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे खुद के इमोशन और गुस्से को दबा रहा हो। पर वो फिर भी शांत भाव से बोलता है, कभी कभी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि यदि तुम्हें हजारों की जान बचानी है तो। ये सुन पीयूष ना समझ में देखते हुए, कहना क्या चाहते हो तुम। ये सुन आदित्य उसे देख बोलता है, ये लो पहले पानी पियो। पीयूष एक बार उन सबको देखा है, वहां पर इस समय आदित्य, अर्जुन और यहाँ तक कि शिव भी था। सभी बैठे थे। पीयूष वहां से पानी उठाकर पानी पी लेता है। ये देख आदित्य खड़ा होता है और खिड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, फंसी सिर्फ तुम्हारी निम्मी बहन नहीं है, उनका टारगेट पूरा राजवंश परिवार, यहाँ तक कि वो इंडिया के कई जगह पर अपना टारगेट बना रहे हैं।
ये सुन पीयूष ना समझ में देखता है तो वीर उसे बताता है, यह एक आतंकवादी है। आतंकवादी सोहेब मलिक का बेटा, जो यहाँ पर आतंक मचाने के साथ साथ वह राजवंश परिवार के हर एक सदस्य को खत्म कर वो आन्या को यहाँ से ले जाने आया है। ये सुन पीयूष हैरानी से, तुम सब ये बात जानने के बाद भी इतने शांत कैसे हो सकते हो? ये सुन आदित्य बोलता है, हम तुम्हें इतनी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अतीत की बातें बहुत बड़ी है और बहुत कड़वी। बस हम तुम्हें इतना बता सकते हैं कि वो लोग इस बार आन्या को टारगेट ना करके पूरे फैमिली, पूरे राजवंश जो भी हमसे कनेक्ट है उन्हें अपने झांसे में लेने की कोशिश किए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। और इन सब में सबसे कमजोर कड़ी यदि कोई थी तो तुम्हारी बहन, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि तुम्हारी बहन खतरे में होगी तो उसे सबसे ज्यादा नजदीक कीर्ति है, और यदि कीर्ति खतरे में होगी तो आन्या खुद ब खुद उसकी तरफ जाएगी, क्योंकि उसने हर चीज पता लगाया है और पूरे के पूरे प्लान के साथ आया हुआ है। पीयूष तो आदित्य की बात पर पूरा चक्कर खाने वाला था और वह गुस्से और झुंझलाते हुए बोलता है, तुम सब तो मुझे गोल गोल बातें मत घुमाओ। और वो सब आन्या को क्यों ले जाना चाहेंगे? और यदि तुम सबको पहले से ही पता है तो फिर निम्मी को खतरे में क्यों डाला? उसे बचाया क्यों नहीं? ये बोल वो गुस्से में आदित्य को घूर रहा था। ये देख आदित्य चेयर पर बैठ बोलता है, निम्मी को कुछ नहीं होगा। ये सुन पीयूष हैरानी से आदित्य को देखने लगता है तो आदित्य उसे कुछ बताता है। ये सुन पीयूष की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी पीयूष आदित्य को देखते हुए, तो तुम मुझे ये भी बता दो कि वो सभी आन्या को यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हैं? आदित्य, आन्या मारिया की बेटी है। ये सुन पीयूष बोलता है, हाँ मुझे पता है कि वह मारिया माँ का बेटी है। ये सुन आदित्य उसे देखते हुए, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मारिया कौन है? यह सुन पीयूष चुप हो जाता है क्योंकि उसे नहीं मारिया नहीं सुधा के बारे में पता था। आदित्य आगे बताता है, तुमने माफिया गैंग डीडी का नाम सुना होगा। ये सुन पीयूष बोलता है, हाँ हमने सुना है कि वो इंडिया के सबसे बड़े माफिया, यहाँ तक कि एशिया के भी सबसे बड़ी माफिया थे, जो अपनी पावर और जिस काम को करने के लिए ठान लेते थे उसे पूरा करके रहते थे। काफी चलती थी उनकी इंडिया में। ये सुन आदित्य बोलता है, तो तुम उनकी बेटी के बारे में भी जानते होंगे। ये सुन पीयूष बोलता है, हाँ हम लोगों ने सुना है कि उनकी सारी कर्ताधर्ता उनकी बेटी एमडी थी, जो किसी काल देवी से कम नहीं थी। न जाने कितनों का खून बहाया पर वह एक कभी भी निर्दोषों की जान नहीं ली और हर किसी की मदद करती थी, शायद इसीलिए लोग उसे देवी मानते थे। तो आदित्य आगे बोलता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एमडी का क्या हुआ? ये सुन पीयूष झल्लाकर बोलता है, तुम सब मुझे बातों में क्यों घुमा रहे हो? तभी वीर उसे देख बोलता है, आगे बताओ तुम्हें क्या पता है? ये सुन पीयूष बोलता है, हमने सुना कि एमडी मारी गई थी पर उनकी अथाह संपत्ति, काफी ऐसे राज, काफी सारे चीज ऐसी जगह पर संभाल कर रखी गई है कि यदि किसी गलत इंसान के हाथों लगा तो बर्बाद कर सकता है। यह एक खुफिया राज है जिसे पाने के लिए आज भी लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये बोल बस चुप हो जाता है क्योंकि इतना तो लगभग हर किसी को पता था। ये सुन आदित्य उसकी तरफ मुड़ता है और टेबल पर हाथ रख झुककर उसकी आंखों में देख बोलता है, तो उस पूरे साम्राज्य, उस पूरे खुफिया राज, उस हर चीज की चाबी आन्या है। तो ये सुनते ही पीयूष को एक झटका लगता है और वह हकलाते हुए, आन्या मतलब? आदित्य उसे देखते हुए, मतलब डीडी की बेटी मारिया और एमडी यानी कि मारिया, और मारिया की बेटी आन्या कपूर यानी कि आन्या आदित्य सिंह राजवंश। ये सुनते ही पीयूष को एक झटका सा लगता है। आदित्य और वीर के द्वारा बताए गए आन्या और मारिया बाकी कुछ सच के बारे में समझ और सुनकर पीयूष का दिमाग ही ठंडा पड़ गया था। वो वही चेयर पर बैठ जाता है और अपने माथे को रगड़ने लगता है, क्योंकि भले ही उसे सच का एक हिस्सा भी ना पता हो पर वो इतने से ही जान गया था कि जो आन्या की सच्चाई थी उसका कितना बड़ा रूप और विकराल रूप धारण करने वाला है आने वाले समय में, और इसमें हर कोई पीसेगा। पीयूष को शांत देख उसके बगल में बैठा शिव बोलता है, वैसे तो मैं इन गुंडे मावलियों का साथ नहीं देता, पर बात दो है इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। पहली वजह कि मेरी जान इन सभी से जुड़ी हुई है, जो इन मावलियों के चक्कर में मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता। और दूसरी बात कि उस अनुराग को सबक सिखानी है, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ इतनी बदतर हालात की है। उसे 100% श्योर है कि वो अनुराग ही है, क्योंकि बहुत कुछ उसके बारे में उसे सबूत मिल चुका है। और तीसरी बात, सनाया मेरी बहन जो कि तुमसे जुड़ी है, तो तुम्हारा पूरा फैमिली मेंबर भी मेरा हुआ। इसलिए मैं आज इन सभी के शराफत का चोला पहने गुंडों के पास हूँ। उसकी बातें सुन आदित्य उसे बस घूरे जा रहा था और घूरते हुए ही बोलता है, भूलो मत, जिसे तुम अपनी बार बार बीवी बोलते हो वो मेरी बहन है। मेरे एक बार कहने पर तुम्हारे तरफ देखेगी भी नहीं, और दूसरी बात वो खुद तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती। ये सुन शिव बोलता है, उसके लाने या ना लाने से क्या होता है, मैं जब चाहूं तब उसे अपने पास ला सकता हूं। मेरा एक कदम वो दौड़कर मेरे पास आएगी, पर वह क्या है ना, मैं अपने और उसके रिश्ते को थोड़ा समय और देना चाहता हूं। उतने समय तक वो समझ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो उसे अपने पास लाने वाला हूं। उनकी बढ़ती बहस को देख वही बगल में बैठा वीर बोलता है, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं सच बताऊं, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुन शिव उसे घूर कर, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहले पसंद करते थे, पहले भी तुम ऐसे ही जलन थी।
सभी की आपस में ही एक दूसरे को बहस देख पीयूष जोर से वही मैच पर अपनी हाथ मारता है। उसके ऐसा करते ही सभी के सभी शांत हो जाते हैं। तभी आदित्य पीयूष को घूरते हुए लगता है, तुम भूल गए हो किसके ऑफिस में बैठे हो, इसीलिए ये बदतमीजी कर रहे हो। हमारे बीवियों के मुंह बोले भाई नहीं होते तो अब तक तुम्हें यहां से उठाकर सीधे नीचे फेंकता और तुम्हारी जान अब तक हवा में जा चुकी होती। ये सुन पीयूष गुस्से में देखते हुए, मुझे आज सच में टेंशन हो रही है कि मेरी बहनें आप जैसे सनकियों के पास कैसे पहुंच गई। अरे मतलब हद होती है। यहाँ बात मेरी बहन और कुछ और की हो रही है और आप लोगों को अपना झगड़ा दिख रहा है। ये सुन सभी एक पल के चुप हो जाते हैं। तभी पीयूष उन सब से बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोगों ने कितने दुश्मन पाले हैं और क्या कुछ होने वाला है, पर आन्या को मैंने सिर्फ ऐसे ही बहन नहीं बोला है। आन्या, कीर्ति, प्रिया तीनों ही मेरे लिए निम्मी की जैसी ही है। मैं बचपन से ही उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और वह मेरी जिम्मेदारी है और उन पर कोई आंच आए यह उनका भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी बहनों के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए यदि मुझे किसी को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन सभी को देखते हुए और मुझे यहाँ बुलाने और यह सच जानने के बाद इतना तो समझ गया हूँ कि आप सभी को मुझसे जरूर कुछ काम होगा, नहीं तो ऐसे तो कोई मुझे पूछता नहीं, जब देखो तब हुक्म और आंखें दिखाते हो आप लोग। उसकी इस बातें को सुन सभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, पर पीयूष उनकी नजरों को इग्नोर कर बोलता है, वैसे तो मैं आप सभी के इलीगल कामों में कोई मदद नहीं करता, पर बात मेरी बहनों की है तो क्या करना है मुझे ये बताएं। ये सुनते ही आदित्य उसे देख मिस्टीरियस स्माइल के साथ, मानना पड़ेगा दिमाग तुम्हारे पास है। डॉक्टर की पढ़ाई तो किस खुशी में कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे दिमाग से न जाने कितने करोड़पति बनकर बैठोगे। ये सुन पीयूष आदित्य को घूरते हुए, मुझे हराम की कमाई नहीं खानी। ये सुन आदित्य उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। तभी वीर बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आदित्य जो बात करनी है वो करो। ये सुन आदित्य वही रखे पानी को पीता है और फिर पीयूष और शिव को देखते हुए बोलता है, अनुराग मैंने उसकी आइडेंटिटी पता की है, या यूं कहा जाए हर तरीके से पता कार्रवाई, पर उसका रियल नाम अनुराग नहीं है। ये बोल वो एक फोटो देता है। उसे फोटो को देखते ही पीयूष चिढ़कर बोलता है, अब आप हमें इस इंसान का फोटो क्यों दिखा रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य उसे दांत किटकिटाते हुए बोलता है, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे बाय मिस्टेक हो कि मैंने तुम्हें काफी दिमाग वाला बताया। तुम इस दुनिया के पहले वो इंसान हो जो आदित्य से राजवंश से इस तरह से बात करता है और मैं तुम्हें कुछ कर नहीं पाता। नहीं तो मुझसे ऐसी बात और आंखें दिखाने वालों का मैं क्या असर करता हूं उसको तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुन पीयूष एक मुस्कान के साथ, पर अफसोस आप मेरा कुछ कर नहीं सकते। वह क्या है ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो आपकी बीवियां अगले ही दिन आप सभी को तलाक देने में विश्वास करेगी, क्योंकि वो मुझे सिर्फ ऐसे ही भाई नहीं बोलती है, सच में वो मानती है। ये सुन आदित्य उसे घूरने लगता है तो अब शिव भी चिढ़कर बोलता है, आदित्य अब बस बहुत हुआ, मेरे पास तुम लोगों की तरफ फालतू टाइम नहीं है, ऑफिस में बैठने का मैं भी ड्यूटी करता हूँ। ये सुन वीर उसे ताने मारते हुए, पर अफसोस फिलहाल में तुम दुनिया की नजर में मर चुके हो और तुम कोई ऑन ड्यूटी पर नहीं हो। ये सुन वो हंसने लगता है। शिव के हाथों की मुठियां गुस्से में बढ़ जाती है। माहौल बढ़ता देख आदित्य खुद को रोकता है और पीयूष को देख बोलता है, ये रियल अनुराग है। ये सुन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी आदित्य बोलता है, रियल अनुराग, पीयूष मतलब। आदित्य, इस अनुराग को कहाँ रखा गया है या फिर मार दिया गया है हमें यह नहीं पता, पर यह अनुराग इसकी शक्ल लिए बैठा हुआ है। तो फिर पीयूष बोलता है, और यह बात आपको कैसे पता चली कि यह रियल अनुराग है या नहीं। ये सुन आदित्य उसे घूर कर बोलता है, मेन पॉइंट पर बात करो, कैसे पता किया कैसे नहीं ये जानने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। पर पीयूष इस समय कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था वो जितना ही जवाब देगा ये सभी उतने ही बातों को लेट करेंगे। तभी आदित्य आगे बताता है, ये सोहेब मलिक का बेटा है। सोहेब मलिक आतंकवादियों के संगठन का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन लोगों के सामने अच्छा नेता पर पीठ पीछे बेहद गलत काम करता है। ये यहाँ पर खास तरह से आन्या और उसकी माँ के लिए आया है। और आन्या को क्यों ले जाने के लिए आया है ये बात सभी को पता है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इसे सिर्फ आन्या के फिंगरप्रिंट या फिर बॉडी प्रिंट की जरूरत पड़ती तो अब तक उसके पास ऐसा बहुत मौका था जिसे लेकर वह जा सकता था और आसानी से सब कुछ कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। वो आन्या को किडनैप भी कर सकता है, पर समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर हर किसी को क्यों टारगेट कर रहा, और यही बात पता करने के लिए अभी मैं शांत हूँ, क्योंकि हो ना हो वो एक बड़ा गेम है, ये सिर्फ उसे पता है। ये सुन पीयूष बोला, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पता कर ले रहे कि वह क्या सोच रहा है। ये सुन आदित्य दांत पीसते हुए, क्या मैं तुम्हें कोई अंतर्यामी दिखता हूं जो हर किसी के मन का बातें पढ़ लूंगा। तुम मुझे मन में कितनी गालियां दे रहे हो क्या मैं ये देखकर पता कर लूंगा। पीयूष चुप हो जाता है। तभी आदित्य उसकी तरफ देखकर बोलता है। तभी पीयूष उसे देख बोलता है, मैं उस कमीने के साथ क्या कर सकता हूँ और मैंने कैसे खुद को रोका है यह मैं ही जानता हूँ। कई इंसान ने मेरी बहन को इस हालत में पहुंचाई, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते वक्त उसकी आंखें एकदम लाल थी। ये देख आदित्य चेयर से टिककर, तुम्हें क्या लगता है उसे मारने से सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अगर ऐसा होता तो मैं कब का उसे मौत के घाट उतार चुका होता है, पर वो किसका बेटा है ये जानने के बाद और वो यहाँ पर क्या क्या प्लान लेकर आया है ये सब बिना जाने यदि मैंने उसे मार दिया तो हो सकता है जिस खतरे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले ही हो जाए और हम चाहकर भी कुछ ना कर पाए। ज्यादा कुछ नहीं, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वह गेम खेल रहा है ना, तो उसे वैसे ही लगे दो कि जो भी हो रहा है सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। उसे लगता है हमें नहीं पता, उसे लगता है कि वो हर किसी को टारगेट कर अपना काम आसान कर रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि वो हर किसी को टारगेट कर अपना नहीं हमारा काम आसान कर रहा है। ये सुन पीयूष उसे देख हैरानी से देख बोलता है, क्या मतलब? ये सुन आदित्य हंसते हुए, उसे लगता है कि वो निम्मी, कीर्ति और यहाँ तक कि राहुल को अपना मोहरा बना चुका है और उसे लगता है कि वो गेम खेल रहा है, पर उसे नहीं पता वो हमारे जिस इंसान को जितना ही अपना मोहरा बनाएगा अपना सच वो उतना ही कबूलता जा रहा है। पहले तो पीयूष ये सुनकर हैरान था कि राहुल भी इन सब में है। ये सुन पीयूष बोलता है, राहुल? राहुल को कैसे वो सभी ने फंसाया और क्या राहुल को आपने बताया है कि उसे क्या कैसे करना है? ये सुन आदित्य उसे देख बोलता है, राहुल को नहीं पता और ना ही मैं बताने वाला हूँ, उसे थोड़ा छटपटाने दो, उसे भी तो पता चले कि बचपना इस उम्र में अच्छा नहीं लगता। अपने बचपने में उसने बहुत सारी गलतियां की है जिसका उसे आज तक अंदाजा भी नहीं है, उसे भी तो समझ आए कि उसके बचपने के चक्कर में क्या से क्या हो चुका है और क्या से क्या हो सकता है। तभी पीयूष बोलता है, पर निम्मी उसे तो। ये सुन आदित्य बोलता है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ये सच है कि वो निम्मी को नशीली दवा दे रहा है, पर वह अपना डर और भ्रम उन सभी के ऊपर डाल रहा है कि वो ऐसी दवा दे रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जबकि वो एक नॉर्मल सी नशीली दवा दे रहा है और इन बच्चियों को समझ नहीं आ रहा, जबकि खुद एक डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही है। तभी पीयूष परेशान होते हुए, तो फिर? तभी वीर बताता है, उसे एक हफ्ते से नशीली दवा दी जा रही है और नशीली दवा देते समय वो हर राज निम्मी के सामने ही उगल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि निम्मी कमजोर और डरपोक है और शायद है भी, और इसी वजह से वो जितनी बार भी नशीली दवा दिया है उतनी बार हम उसे एंटीडोट दिया जा चुका है, पर उस इंसान के जरिए जिसे शायद वो जानता भी नहीं और उस पर उसकी नजर नहीं है। ये सुन पीयूष हैरान था, पर आदित्य इसके आगे कुछ नहीं बताता। शायद वो जान चुका था कि वो इसके आगे कुछ नहीं बताएगा, पर उसके लिए यही काफी था कि उसकी बहन सुरक्षित है, पर उसे मेंटली टॉर्चर तो अभी भी दिया जा रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच कुछ आपसी बात होती है। वही शाम का वक्त, सभी इस समय घर आ चुके थे। वो कीर्ति अपने रूम में बिस्तर पर सोई हुई थी। वो अपने तबीयत को बताकर वो रूम से बाहर नहीं आए। सभी पहले थोड़े परेशान थे, पर यह कहना कि वो कुछ देर रेस्ट करना चाहती है। सभी थकान को समझ कोई उसे कुछ नहीं कहता। रात काफी गहरा चली थी। कीर्ति ने खाना भी नहीं खाया था। आन्या उसके कमरे में गई भी तो कीर्ति ने कंबल ओढ़कर ही उसे मना कर दिया और वह बोली कि वो रात को उठकर खा लेगी जब उसे भूख लगेगी। वहीं जब वीर कमरे में जाता है और कीर्ति को ऐसे बिस्तर पर सोए देखता है तो वो एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाता है और कपड़े चेंज कर उसके पास जाकर उसे उठता है। कीर्ति उठो, सुना तुमने खाना नहीं खाया? कैसी तबीयत है तुम्हारी? यह बोल वो उसे उठाने लगता है, पर कीर्ति जो पहले ही जाग चुकी थी पर वह नहीं उठती। वीर कीर्ति के कंबल को उठा देता है। सामने उसे कीर्ति का मासूम सा चेहरा था। चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी नजर उन दोनों गालों पर पड़ती है तो उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वही कीर्ति की नजर जब वीर पर जाती है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके आंसू देख वीर पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? ये सुन कीर्ति रोते हुए ही उससे कुछ कहने जाती है कि उसे अनुराग की धमकी और निम्मी की हालत याद आती है। ये याद आते ही वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वीर उसके गाल पर हाथ रखता है। उसके गाल पर हाथ रखते हैं कीर्ति को एक दर्द सा एहसास होता है और वह वीर को देखने लगती है तो वीर अपने हाथों से उसको सहला रहा था। तभी कीर्ति को महसूस होता है जैसे उसके गालों में कुछ ठंडक है। वो एक डॉक्टर थी, उसे फील होता है कि कोई क्रीम है। ये समझते ही वो आंसू भरी आंखों से ही हैरानी से वीर को देखने लगती है। तो वीर उसके माथे को चुम बोलता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वीर के आंखों में कीर्ति देखती जा रही थी। वो वीर की नजरों को देख समझ जाती है कि वीर उसे आंखों ही आंखों से कुछ कहना चाह रहा है और उसे समझाना चाह रहा है। ये समझते ही कीर्ति एक बार वीर को देखती है और उसके गले लग जाती है, पर कुछ नहीं कहती। वही वीर उसके बालों को सहलाते हुए वो उसके कान के पीछे एक सुई के नोक भकुच चुभा देखता है जो कानों के ऐसी जगह पर थी जो आसानी से दिख नहीं सकती थी। ये देख वीर के चेहरे पर गुस्सा था। वो जान जाता है कि कीर्ति के कानों के पीछे एक माइक्रोफोन है जो कीर्ति और वीर जो भी बात करेंगे वो सब सुनाई देगा। वही कीर्ति को भी वो पल याद आता है जब अनुराग उसे थप्पड़ मारते समय उसके कान के पीछे कुछ चुभाया था और उसे देख बोलता है, तुम्हारी चालाकी मुझे सब पता चल जाएगी। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो यह माइक्रोफोन से मैं सब कुछ जान जाऊंगा। उसके बाद देखना क्या हाल करता हूं तुम्हारे अपनों का। आए। वही वीर लाइट्स ऑफ कर कीर्ति को अपनी बाहों में लेकर उसके पीठ को थपथपाने लगता है। कीर्ति मन में बोलती है, उम्मीद करती हूँ आपकी आंखों में मुझे देखा जो सच हो और आप सब कुछ जान रहे हो। बस आप सभी जल्दी से सब ठीक कर दो। वहीं दूसरी तरफ अपने फ्लैट में बैठा अनुराग हंसते हुए सामने बैठे इंसान को देख बोलता है, हमारा प्लान सक्सेस रहा।
वो लड़की वाकई में उसे लड़की के लिए वरिड है। वो कुछ नहीं बताएगी उन सभी को। अब उसके जरिए उसे घर में जो भी बातें हो रही है हम सब पता चलेगा। सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद हम अपना सारा काम, हम यहाँ पर तहलका भी मचाएंगे और अपना काम भी करेंगे। तभी सामने बैठा वाला शख्स बोलता है, पता चला उस मारिया को कैसे काबू में करना है, क्योंकि हमारे हमारे बॉस उनके बिना बेचैन है और सारी जड़ भी तो वही है। ये सुन अनुराग बोलता है, बस इस असर का पता चल जाए, उसके बाद हम इन सभी को काबू में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य इस समय बालकनी में इतनी ठंड मौसम में भी शर्टलेस खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था और सामने चांद को देखते हुए बोलता है, जिस दिन तुम मेरे बारे में जानोगे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आगाज तुम लोगों ने किया है उसका अंत हूं मैं, जो तूफान लाया है तुमने उसका सुनामी हूं मैं। फिर बालकनी से पीछे आन्या को देखते हुए, जो इस समय कंबल में चैन से सिर्फ सिर बाहर निकाल सुकून से सोई थी, उसे देख बोलता है, जिस चीज को पाने की चाहत है तुम्हें, उस चाहत को ढकने वाला का कवच हूं मैं। उसके पास पहुंचने से भी पहले तुम्हें मेरे उसे रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा, जो छुपी है इस दुनिया वालों से। अगर आग में हाथ डालने इसके लिए तुमने अपना कदम बढ़ा दिया है, तो आग का ज्वाला का मंजर और उसके तपिश से तुम्हारे पूरे साम्राज्य का नाश करूंगा मैं। फिर सामने उस चांद में किसी को ढूंढते हुए बोलता है, माँ आपसे निभाया प्रॉमिस में हमेशा पूरा करूंगा, पर आपके मौत का राज जो दफन है उसे खोल। अगर मैं खून की होली ना खेला तो मेरा नाम तो माफिया असर किंग नहीं। ये बोलते वक्त उसकी आंखें लाल थी। उसके दोनों हाथ रेलिंग पर टिके सामने एक टक उस चांद को घूरे जा रहा था, जिससे उसके आंखों में लाल एक अंगारे दिख रहे थे। इस समय आदित्य एक नॉर्मल सा आदित्य नहीं, कुछ और ही दिख रहा था। तभी उसे ज्वालामुखी को शांत करने के लिए सिर्फ एक आवाज आती है, आदि। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है।